तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। आज हम किसी बुक के क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप लोगों के पास ये बुक होगी भी, बट किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है और कहा है कि इसमें कुछ गलतियां होगी, तो हम इसमें सुधार करेंगे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर आपको कुछ समझने वाली चीज़ है तो वो मैं समझा दूंगा ना। चलिए शुरू करते हैं हम इस क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक शोधकर्ता ने 5 गांवों का सर्वेक्षण करके लोगों की बचत प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया। यह मूल्यांकन आधारित है। तो बेसिकली हम डायरेक्टली कर रहे हैं, तो प्राथमिक समकों खबर होगा, प्राथमिक डेटा होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 1995-96 के प्रकाशित समंक, यानी पहले से पब्लिश्ड है, तो हमारे काम में ले रहे, तो हम हमारे लिए क्या हो जाएंगे? द्वितीय समंक होंगे, द्वितीय समंक होंगे। संवाददाता से सूचना प्राप्त होती है, कौन सी रीति है? संवाददाता से जो सूचना प्राप्त होती है वो हमारे लिए क्या होती है? एक्सक्लूसिव होती है, मतलब एकदम से तुरंत हमें ब्रेकिंग न्यूज मिलती है। तो वो सारी जो सूचनाएं हैं वो किस में आएंगी? प्राथमिक डेटा के अंदर आएगी, प्राथमिक समक संग्रहण के अंदर आएगी। अनुसंधान की रीति है, अनुसंधान की जो रीति है, इन्वेस्टिगेशन जो है, वो दोनों ही रीतियों में चलता है। चाहे आप सैम्पलिंग में कर रहे हो, चाहे आप सेंसस में कर रहे हो, तो यहाँ सेंसस भी हो जाएगा और सैम्पलिंग भी हो जाएगा, दोनों उपयोग दोनों हो जाएंगे। संगणना रीति आधारित है। संगणना रीति जो सेंसस आपकी है वो किस पे आधारित होती है? वो बेसिकली आपके समग्र या समष्टि पर आधारित होती है। बिकॉज हम संगणना किस पे करते हैं? सेंसस पूरे समग्र पे करते हैं, पूरे पॉपुलेशन पे करते हैं। तो आपका फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? समग्र या समष्टि हो जाएगा। जबकि हम सैम्पलिंग क्या है? प्रति दशक पे करते हैं। 1991 में भारत की जनसंख्या की धारण है, ये देखिए इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा। बिकॉज इसमें क्या है? हमारी एक लिमिटेड सोर्सेज है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 6 में ए हो जाएगा, इन फाइनाइट हो जाएगा, परिमित समग्र हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? समग्र प्रतिदर्श का एक अंश है, जबकि आपको पता है कि समग्र जो है पॉपुलेशन जो है बड़ी चीज होती है। ठीक है, पॉपुलेशन से हम सैंपल लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श जो है वो समग्र का एक अंश होगा। ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैंडम सैंपलिंग निर्भर करता है। रैंडम सैंपलिंग जो है अपॉर्चुनिटी या फिर अवसर पे आपका निर्भर करता है। बिकॉज हमारे पास अगर हम पॉपुलेशन का पूरा अध्ययन नहीं कर सकते तो हम सैंपलिंग को करते हैं, और रैंडम सैंपलिंग आपको करनी है तो वो अवसर पर आधारित होती है, अनुसंधानकर्ता की इच्छा पे आधारित नहीं होती। क्योंकि अगर आप इच्छा पे आधारित करोगे तो फिर वो बाइस्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निष्कर्षों की अधिक विश्वसनीयता के आधार पर प्रतिदर्श का आकार क्या होना चाहिए? जब भी आप सैंपल ले रहे हो, ठीक है, तो उसका आकार क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ताकि आपके निष्कर्ष जो है वो ज्यादा एक्यूरेट रहेंगे, तो बड़ा होना चाहिए। घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? तो घटना के घटने की प्रायिकता ये होगी कि उस घटना के घटने की जो वैल्यू है वो क्या है, यानी प्रतिकूल घटनाएं कितनी है, बटे क्या हो जाएगा? आपका टोटल जो आपकी इवेंट है वो हो जाएगा, टोटल इवेंट है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिकूल घटनाएं, घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अनुकूल घटनाएं होंगी, प्रतिकूल घटना तो नहीं घटने होगी। ठीक है, अनुकूल घटनाएं होगी, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। यहाँ पे घटना घटित होने के बारे में पूछा है, नहीं घटित होती तो प्रतिकूल लेते हैं। संख्यांक विवरण क्या है? संख्यांक विवरण कुछ भी नहीं है, एक्चुअल आपकी एक्चुअल डेटा है, और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, यानी आपका एक्चुअल वैल्यू और माइनस एस्टिमेटेड वैल्यूज करोगे तो आपका स्टैटिस्टिक्स एरर आ जाएगा। इसमें अब काफी सारी चीजें आ जाती है। ये आपका एरर किस वजह से होता है? बाइस्ड एरर होता है, आपका सिलेक्शन में हो सकता है भी, आप हर चीज में जो है एरर संख्यांक विवरण ला सकते हो। इसमें फिर बाइस्ड एरर आते हैं, जो आपके अभिनीत विभ्रम जिसको हम बोलते हैं, अनबाइस्ड एरर आते हैं। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि इसमें आपको एरर क्यों उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद आपके एब्सोल्यूट एरर आ जाते हैं, रिलेटिव एरर आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके आती है। लेकिन अभी आपके लिए जो संख्यांक विवरण है वो क्या है? वास्तविक वैल्यू मूल्य में से अनुमानित मूल्य हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन सही है। दुकानदार के लिए 1 किलोग्राम के बट्टे भांट का वजन 900 साढ़े 900 ग्राम है। तो ये कौन सा विभ्रम है? ये संचयी विभ्रम हो जाएगा। जो आपका कम्युलेटिव एरर है वो है। क्षतिपूर्वक विभ्रम में क्या होता है कि आपकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। एक जगह पे आप गलती करते हो, एक जगह पे आपको ज्यादा सही वैल्यू ले लेते हो, तो वो आपकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। क्षति पूरक विभ्रम जो होते हैं वो निष्प्रभावी रहते हैं, क्योंकि आप कहीं पे वैल्यू ज्यादा ले रहे हो, कहीं पे कम ले रहे हो, तो दोनों एक आप दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निरपेक्ष विभ्रम, जैसे मैंने बताया था कि इसमें फिर आपके प्रकार आते हैं विभ्रम के, कि हम जो स्टैटिकल एरर है उसको मेजरमेंट करते हैं, तो 2 प्रकार के एरर आपके पास आते हैं। एक तो आता है निरपेक्ष विभ्रम, जिसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। दूसरा आता है सापेक्ष विभ्रम, जिसको हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। देखिए, जो मैंने बताया कि स्टैटिकल एरर है उसको हम मेजरमेंट करें तो हमारे पास 2 चीजें आती है, एक तो एब्सोल्यूट एरर आता है और एक आता है रिलेटिव एरर। अब दोनों की चीजें आप लोगों को एक साथ मैं बता देता हूँ कि इनके फॉर्मूले क्या होंगे। बेसिकली जब आप बात करते हो एब्सोल्यूट एरर की, तो ये सीधा सीधा बोलता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ए माइनस ई हो जाएगी, ए माइनस ई हो जाएगी, यानी एक्चुअल वैल्यू माइनस क्या हो जाएगी? एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी। जब मैं आप लोगों से बात करता हूं किसकी? रिलेटिव एरर की, तब क्या होगा? ये एक्चुअल एरर बटे एस्टिमेटेड वैल्यू, एक्चुअल एरर। अब एक्चुअल एरर क्या है? एक्चुअल एरर बेसिकली ए माइनस ई है, यानी एस्टिमेट जो एक्चुअल वैल्यू माइनस क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू है, और नीचे क्या आ जाएगा? एस्टिमेटेड आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूले को आप याद रखोगे। इसमें इंटू 100 नहीं आएगा, ध्यान रखना। जब आप इंटू 100 करते हो तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। जैसे आपने बोला कि ए माइनस ई, इसको छोटे से डिनोट करते हैं बेसिकली, यहाँ पे ये आपका परसेंटेज एरर हो जाता है। फिर इसके बाद जो है आपके
इसके जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एरर भी आते हैं। तो इसमें तो आपको पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपका अगर प्लस में आता है तो पॉजिटिव, अगर माइनस में आता है तो नेगेटिव, बस इतनी सी बात है। सापेक्ष, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, वास्तविक माइनस अनुमानित मूल्य। सापेक्ष विभ्रम की माप क्या है, तो आपको पहले ही बताया सापेक्ष विभ्रम की माप क्या होगी, a माइनस ई बटे ई होता है। बेसिकली हमें इसे छोटे से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो ए माइनस ई बटे ई आएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपको सही करना पड़ेगा, जबकि आपकी जो बुक है इसमें थोड़ा गलत दे रखा है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ए माइनस ई आएगा, ए माइनस ई, माने आपका एक्चुअल एरर माइनस एस्टिमेटेड एरर होगा, तो इसमें आपको ए माइनस ई बटे ई करना पड़ेगा, जबकि ई ए नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा ये। यहाँ पे ई तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, ई ए ई दे रखा है स्टार्टिंग में, और यहाँ पे भी ई दे रखा है स्टार्टिंग में, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यदि निरपेक्ष विभ्रम क्या है, एक्चुअल एरर माइनस क्या है, एस्टिमेटेड एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू है, यानी आपको पता है कि आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। भाई 20 से ज़्यादा होगी ना, इसका मतलब क्या है, 20 आ रहा है, तो आपकी एक्चुअल जो है 20 से ज़्यादा होगी। ये बात समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए 25,000 दे रखा है, जबकि इसमें कम दे रखा है 20 से। यहाँ पे आपका क्या है, 20 से ज़्यादा दे रखा है। यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, 20 से एक्चुअल वैल्यू कम दे रखी है। यहाँ पे आपकी दो दो ऑप्शन हमें ऐसे मिले जिसमें एक्चुअल वैल्यू 20 से ज़्यादा है, जबकि हमें ये पता है कि हमारा सापेक्ष विभ्रम भी कितना आना चाहिए, 0.8 आना चाहिए। जब हम इसको निकालते हैं, इसको देखते हैं, तो 20 बटे कितना आता है, 25,000 इंटू 100 नहीं होगा, तो इसमें आपका क्या होगा, देखिए इसमें नहीं बैठेगा। जबकि हम दूसरे वाले में निकालते हैं तो हमारा कितना बचता है, 20 बचता है, और नीचे कितना आता है, एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी है हमें कितनी, 25,000। बेसिकली देखो, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करूंगा आप लोगों को, कि एक तो हमारा ए माइनस एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू जो कि 20 दे रखा है, तो हमें ये पता चल गया कि ये वैल्यू ज़्यादा होगी 20 से, ठीक है। दूसरा हमारा जो आता है वो माइनस ये आता है कि ए माइनस ई बटे ई होता है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा। तो इसकी जो एक दो ऑप्शन हमने निकाले हैं, उसमें से दोनों का गैप तो 20 है। जैसे ये थर्ड ऑप्शन देखिए, इसमें भी गैप 20 है, और सेकंड ऑप्शन देखिए इसमें भी 20 है, लेकिन इसमें क्या आएगा नीचे, इसमें आपका आएगा 24,980, और दूसरे वाला जो ऑप्शन है उसमें आएगा 20 बटे कितना, 25,000। अब इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो हमें पता है कि कौन सी की वैल्यू सही आएगी। आप सोल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से जीरो काट देंगे हम, ठीक है। यहाँ से काटा तो कितना आ जाएगा, 1250 एक बटे 1250, एक बटे जो 12.5 होता है, यानी 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5 होती है। तो हमारे पास नीचे 12.5 है, तो ये 0.08 आ जाएगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेटिव कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धनात्मक विभ्रम क्या होता है, क्या बोला है, धनात्मक विभ्रम क्या होता है, तो धनात्मक विभ्रम हमें भी पता है कि जिसमें आपकी एक्चुअल वैल्यू बड़ी होगी, है ना। जिसमें एक्चुअल वैल्यू बड़ी होगी तो हमारा आएगा भी, एक्चुअल वैल्यू में से हम एस्टिमेटेड वैल्यू घटाते हैं, तो ये अगर बड़ी होगी तभी हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आपका ए क्या होगा, बड़ा होगा इससे, एस्टिमेटेड वैल्यू से। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋणात्मक वैल्यू में क्या होगा, एस्टिमेटेड वैल्यू बड़ी होगी तब हमारा ऋणात्मक मूल्य आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि वास्तविक मूल्य 30 है और अनुमानित मूल्य 25 है, तब आप प्रतिशत विभ्रम निकालिए। तो बेसिकली हमें पता चल गया कि 5 आएगा। यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम जगह को। देखिए क्या फॉर्मूला है परसेंटेज का ये एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू बटे एस्टिमेटेड वैल्यू इंटू 100। तो आपका ये मान जो आ रहा है 30 माइनस 25 कितना आएगा, 5, और बटे में कितना आ जाएगा, अनुमानित वैल्यू 25, और इंटू क्या आ जाएगा 100। तो 25 के 100 होता है और 5 के 20 होता है, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ये आ जाएगा 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि निरपेक्ष विभ्रम 20 है और सापेक्ष विभ्रम प्लस 0.025 है, तब आपका वास्तविक वैल्यू और अनुमानित वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो ये कि आपका वास्तविक वैल्यू कितना होगा, 20 से बड़ा होगा, क्योंकि ए माइनस ई कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, बड़ी होगी, तभी आपके पास पॉजिटिव 20 बचा होगा। तो हमें ये देखना है कि देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे आपका एस्टिमेटेड वैल्यू ज़्यादा दे रखी है, यहाँ पे भी एस्टिमेटेड वैल्यू ज़्यादा देखिए। ये दो ऑप्शन है जिसमें आपको क्या है दे रखी है, जबकि इसमें ए ऑप्शन सही होगा। आप कर लेना, 20 बटे कितना आएगा, इसमें 800 आ जाएगा, इंटू आपको 100 करना नहीं है, 0 0 यहाँ से काटेंगे तो 40, 1/40 का आंसर कितना आता है, 0.025, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से जिस संख्यांकीय अनुसंधान पर विचार किया जाता है, समस्या की परिभाषा, अनुसंधान का उद्देश्य और सूचना के स्रोत। तो ये हमें सभी चीज़ों पे विचार करना पड़ता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसकी डेफिनेशन क्या है, किसके बारे में है, फिर हमारा क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टिगेशन का, कि हम क्या सर्च करने वाले हैं, सूचना के स्रोत क्या है कि हमारे पास सोर्सेज क्या हैं इस इन्फॉर्मेशन के, तो उपयोग सभी हो जाएगा। संख्यांकीय अन्वेषण के उद्देश्य एवं क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। कब निश्चित किया जाते हैं, जब आप इन्वेस्टिगेशन करने से पहले, जब उसके ऑब्जेक्टिव और जो आपका स्कोप है, क्षेत्र है, उसको निश्चित कर रहे हो, वो पहले किया जाता है। जो आप आंकड़े संकलन करने चाहते हो उससे पहले किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सामान्यतः अनुसंधान का अर्थ ज्ञान की खोज है। तो ये बात तो सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं। संकलन की इकाइयाँ केवल सरल होती है, कोई जरूरी नहीं है। समग्र विचाराधीन विषयों की इकाइयों का एक अंश मात्र है, गलत है।
एक न्याद्रस में केवल उसके अमाप से ही प्रतिनिधित्व का आश्वासन हो जाता है, ये भी गलत है। आपका एक ही ऑप्शन सही निकला इसमें। तत्रित देव निदर्शन सविचार प्रतिचन की अभिनीति अभिनीति तथा देव प्रदर्शन की अनिश्चितता की मध्य संतुलन स्थापित करता है। ये आपको बेसिकली आपको जो है क्वोट पूछा है कि इसका ये किसका कथन है, स्टेटमेंट किसका है। आपको ये पूछेगा नहीं, ग्रामीण का है ये, आपको ये पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन वैसे ही डाला हुआ है। न्याद्रस का आवश्यक तत्व नहीं है। न्याद्रस का मतलब सैंपल का पूछ रहा है। प्रतिनिधित्व होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्राप्तता होनी चाहिए, असमानता, ये आपका गलत हो जाएगा, असमानता नहीं होनी चाहिए। कौन सा कथन सत्य है? एक न्याद्रस बड़े होते हुए भी व्यर्थ हो सकता है क्योंकि वह देव निर्देशन पर आधारित नहीं है। तो ये बात सही है कि आपका बड़ा जो आपने सैंपल लिया वो भी आपका क्या है, व्यर्थ हो सकता है, बिकॉज आपने इसको क्या है रेंडमली नहीं सिलेक्ट किया। अगर आप जानबूझ के कुछ ऐसी इकाइयां उठाते हो जो कि रिच है तो उसमें आपको फिर समस्या आ सकती है। तो आपका ये पहला कथन ही सत्य हो जाएगा। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। तो आपने डायरेक्टली एकत्रित किए तो उसको बेसिकली प्राथमिक आंकड़ों की एकत्रित करने की विधि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, व्यक्तिगत। देखिए डायरेक्ट आपका इंटरव्यू हो गया, फिर आपका अप्रत्यक्ष मतलब फोन पे या फिर कैसे भी स्थानीय संवाददाता, तो ये सारे जो है प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहण करने की जो है विधियां हैं, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त आंकड़े हमारे लिए द्वितीयक हो जाएंगे। आंकड़ों का स्रोत क्या है? केवल प्राथमिक स्रोत है या केवल द्वितीय स्रोत है? तो दोनों स्रोत हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, इसमें कोई भी यहाँ पे आंकड़ों का स्रोत पूछा तो स्रोत तो हमारे पास दोनों ही होते हैं, ठीक है। अच्छे प्रश्नावली का गुण क्या? उचित क्रम, उचित स्थान, पर्सन छोटे व स्पष्ट, तो ये सभी हो जाएंगे। प्रश्नावली में पर्सन का गुण, कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? उसमें सरलता, व्यक्तिगत गुण नहीं होना चाहिए, इसमें सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, उचित क्रम भी होना चाहिए, ये व्यक्तिगत गुण नहीं होता। प्रश्नावली का सबसे बड़ा दोष यह है कि व्यक्ति से प्रश्नावली अगर आपको देते हो तो उनको वापस नहीं लौटाते, ठीक है, वापस तो करनी होती है, उत्तर नहीं देते, इसे ध्यान नहीं देते। तो ये आपका बेसिकली ये क्वेश्चन भी ज़्यादा कोई प्रभावित नहीं करता। इसमें कोई भी स्पष्ट है, कोई ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली इसमें इसे वापस नहीं लौटाते, इसे लौटाते नहीं है, बस यही कर सकते हैं। बाकी प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो भी ये भी एक बड़ा दोष आता है। अनुसूची रीति का प्रमुख दोष यह है कि ये क्या है, ये ज़्यादा थोड़ी आपकी खर्चीली हो जाती है। डायरेक्ट मेथड जो आपके प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण का जो भी है वो आपका ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अधिक खर्चीली है। कौन सा कथन सत्य है? अनुसूची बनाना एक कला नहीं है। पर्सन जिनके उत्तर हाँ या ना में देने हो प्राय अच्छे माने जाते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा क्योंकि आपके जो पर्सन है वो हाँ या ना में होंगे तो ज़्यादा आंसर मिलने की ज़्यादा क्या है, संभावना रहती है। प्राथमिक आंकड़ों का संपादन किया जाता है संगति के लिए, एकरूपता के लिए, पूर्णता के लिए। तो आंकड़ों का जो संपादन है वो कलेक्ट करने के बाद किया जाता है, लेकिन वर्गीकरण से पहले किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। विभ्रम जो संगणना अनुसंधान में होता है, जो आपका सेंसस इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो एरर आता है उसको हम किस प्रकार के एरर में रखते हैं, तो ये बेसिकली क्या होगा, निदर्शन विभ्रम होगा। संख्यांकीय आंकड़ों की जांच की जानी चाहिए। जांच कब होती है? एकत्रित होने के बाद, किंतु क्या होगी, वर्गीकरण से पहले की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंकड़ों के संकलन से संबंधित है? तो ये आपके आंकड़ों के संकलन से ही संबंधित है। प्रश्नावली, अनुसूची, रिक्त फॉर्म। टिपेट की संख्याओं का प्रयोग, टिपेट की कितनी संख्याएं हैं? बेसिकली 10,400 थी, ठीक है। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अनुसंधान की किस रीति के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका ये जो है आप किसमें, देव निर्देशन रीति। आपकी टिपेट के बारे में हम बात करें तो उन्होंने क्या दिया है, रैंडम सैम्पलिंग नंबर दिए थे 10,400, उसमें हम उपयोग करते हैं, अनुसंधान की रीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनभिनित, बेसिकली ये अभिनित होता है, ठीक है। अभिनित विभ्रम होता है ये बेसिकली, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, बाकी इसको करेक्ट कर लेना। अनभित विभ्रम होते हैं, किस में होते हैं ये पूछा हुआ है। तो ये आपके संगणना और निर्देशन दोनों में हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 22 होते हैं, 22 बोला हुआ है इसमें, 22 में आपके दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रतिशत विभ्रम निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला स्पष्टता नहीं दे रखा, जबकि आपको फॉर्मूला रखना है A-E/E × 100, ये आपको फॉर्मूला रखना है। यहाँ पे देखिए नीचे 100 नहीं आता, ये मल्टीपल में आता है, बट इसमें नीचे 2 नहीं आता। इसमें ये आपका क्या है, ये आपका सापेक्ष रिलेटिव एरर का है, इसमें कोई नहीं है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही कर सकते थे आप, इनमें से कोई नहीं। प्रतिचयन से संबंधित है, प्रतिचयन से संबंधित है ये सभी आपके प्रायिकता सिद्धांत, महक जड़ता नियम और संख्यांक जो आपका स्टैटिकल रेगुलेटरी जो रूल है उसको भी आप फॉलो करते हो, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। वर्गीकरण में सभी वर्ग अपवर्जी होने चाहिए, आपका एक्सक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव होता है उसको हम चेंज कर लेते हैं। देखिए इंक्लूसिव में क्या होता है, 0, 9 और 9 से फिर आपका 10 से फिर क्या होता है, 19 होता है। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं, आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते हो और घटा के भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरफ से लिख। वर्गीकरण में वर्गों की रचना, इसमें डिफरेंस को डिवाइड बाई 2 करके आप कर सकते हो। देखिए 9 और 10 है ना, तो 1/2 करके आप 0.5 या तो ऐड करोगे तो 0.5 से 9.5 हो जाएगा, फिर अगली 9.5 से 19.5 हो जाएगी, ऐसे कर सकते हो। वर्गीकरण में वर्गों की रचना का आधार क्या होता है? इसमें आधार होता है अनुसंधान का उद्देश्य, कि किस प्रकार का अनुसंधान है हमारा, उसके उद्देश्य से। गुणात्मक वर्गीकरण का उदाहरण, इसमें गुणात्मक का मतलब क्या है, आपका क्वालिटी,
ठीक है। 1981 की जनसंख्या और 1991 की जनसंख्या, तो इसमें कोई क्वालिटी नहीं। आपका देखिए स्त्री जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या, इसमें क्वालिटी है कि आपका एक तो फीमेल है, एक मेल है। वर्ग विस्तार का मध्य बिंदु क्या है, तो L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। ये आपका बेसिकली सिंपल सा है, इसमें कोई भी बड़ी साइंस नहीं है। एक वितरण में आवर्तियों का योग अंतिम वर्ग की संचयी वर्ग की संचयी आवर्ती की क्या होगा, बेसिकली आपका बराबर ही होगा, है ना। नेक्स्ट, आवर्ती बंटन की रचना में अव्यय स्थिति समकों को क्रमबद्ध किया जाता है, या तो आप आरोही क्रम में कर सकते हो या अवरोही क्रम में कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसमें एवं लिखा हुआ है, तो इसमें एवं नहीं होगा, आप एक ही चीज को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। अपवर्ज्य आवर्ती बंटन में एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के क्या होगी, बराबर होगी। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं 104 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करवा दूंगा, और इसके जो और बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे करके। आप जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें और कमेंट करें कि कैसे रहा ये सेशन। देखिए कमेंट जरूर करना आप लोग, कमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, वहाँ पे आप लिंक से आप एमसीक्यूज ले सकते हो। इतने इजी एमसीक्यूज है ये तो बुक्स के, तो हम देखेंगे इसमें और आगे कितने मुश्किल एमसीक्यूज है हमारे लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।